सो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। शेखर साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सुधांशु शेखर। अगर आपको मेरा वन शॉट वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तभी तो हम जब भी कोई नया वीडियो, चूँकि आपको पता है कि सीबीएसई अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है, दैट वो 2 टर्म में एग्ज़ाम लेगी, दैट इज़ द टर्म 1, टर्म 2, और टर्म 1 एंड टर्म 2 के हिसाब से उन्होंने सिलेबस का भी बंटवारा कर रखा है। सो आज हम सबसे पहले, आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख चुके हैं जिसमें कई वीडियोस हमारे आप तक पहुंच चुके हैं। अब आप देखने जा रहे हैं लाइव प्रोसेस, जो कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको कम से कम समय में पूरा चैप्टर, यानी कि पॉसिबली 1 वीडियो और मैक्सिमम इन 2 वीडियो हम आपको पूरा लाइव प्रोसेस देने वाले हैं। और लाइव प्रोसेस एक चैप्टर नहीं है, कहने को तो एनसीईआरटी का ये एक सिंगल चैप्टर है, बट इट इज़ नॉट अ सिंगल चैप्टर। ये अपने आप में 4 चैप्टर के जैसा कंटेंट समेटे हुए हैं। सो ये श्योर एंड सर्टेन है कि हमारा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा सकता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको पूरा चैप्टर एक और सिंगल शॉट में कवर अप दें। सो बच्चों, रेडी नाउ द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ यानी लिविंग, लाइफ यानी लिविंग। तो लिविंग यानी जिंदा, जिंदा रहने के क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, क्या जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए, क्या पढ़ना जरूरी है? नहीं, क्योंकि हम नहीं भी पढ़ें तो हम जिंदा रह सकते हैं। क्या खाना ना खाएं? क्या खाना खाए बिना हम जिंदा रह सकते हैं? नो। तो खाना खाए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इट मीन्स दैट इज द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, यानी खाना खाना जरूरी है। खाना अगर हम नहीं खाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय तक हम अपने आप को सरवाइव नहीं करा सकते। सो कह रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर परफॉर्मिंग नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर, किस लिए? टू मेंटेन्स देयर लाइफ, टू maintain their life। सो कह रहा है कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम कई तरह के एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या जरूरी है लाइफ को, कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है? सो वो एक्टिविटीज क्या है जो हमारी जिंदगी को जीने के लिए मेंटेन करना जरूरी है? That is 1, digestion, 2, respiration, 3, circulation या transportation, and the 4th, that is the excretion, that is the excretion। अब तो ये 4 प्रोसेस जो कि अपने आप में एक चैप्टर है। हम थोड़ा सा फास्ट भागेंगे, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है कि हम आपको 1 वीडियो में फुल ऑफ द लाइफ प्रोसेस दें, और उसमें भी क्या कि एनसीईआरटी का एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। एक भी टॉपिक अगर छूट गया तो फिर हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। सो हमारी भरसक कोशिश है कि हम आपको ऐसा वीडियोस दें कि आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी जो है सो इस वीडियो को देख करके एक बार में कवर अप कर सकते हैं। नाउ तो कह रहा है कि ये जो 4 मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना खाना, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, और अपने बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट यानी बाहर करना, रिमूव करना। सो दीज आर द प्रोसेसेस, दीज आर द प्रोसेसेस। ये है हमारा लाइफ प्रोसेस। Someone maybe can say कि reproduction, तो reproduction is a process of क्या बोलिएगा उसको, एक certain process है। क्योंकि अगर reproduction नहीं होगा तो
तो हमारी जो स्पीसीज है वो उसकी कंटिन्यूटी खतरे में आ जाएगी। बट कई ऐसे दंपत्ति होते हैं, यानी माता पिता, जो अब बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, तो क्या हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे? या आपको और एक एग्जांपल देते हैं, जैसे घोड़ा और गधा, इन दोनों का जो फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस ब्रीडिंग, वो उससे म्यूल्स यानी खच्चर पैदा होते हैं जो बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होते। तो क्या वो लिविंग थिंग नहीं है? यस, रिप्रोडक्शन एक बहुत जरूरी प्रोसेसेस हो सकता है लिविंग बीइंग का, बट दैट नॉट कम्स इन द एसेंशियल प्रोसेस, यानी बिना रिप्रोडक्शन के भी हम जिंदा रह सकते हैं। हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कोई वंशज नहीं है, उनका अपना पुत्र या पुत्री इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं है, चूंकि उन्होंने शादी ही नहीं की। तो क्या हम उनको लिविंग थिंग नहीं कहेंगे? यस, वो लिविंग थिंग थे, और रिप्रोडक्शन हमारा एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, बट ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको हम लाइफ प्रोसेस में कंटिन्यू कर सके। यानी जिंदा रहने के लिए हमारे पास ये वैसे 4 प्रोसेसेस हैं जो कि अगर एक भी ना हो तो हमारी लाइफ जो है वो खतरे में आ जाएगी। नाउ अब क्या है कि ठीक है, सो बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड टू सस्टेन देमसेल्फ कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस, यानी कह रहा है कि वो सारे बेसिक फंक्शंस जिससे हम अपने लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, वो बेसिक प्रोसेस जिससे हम अपने लाइफ को स्थिर कर सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं अपने आप को, दैट प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। नाउ अब कह रहा है कि तो ऐसे तो बहुत सारे लक्षण हैं एक्टिविटीज में। तो एक हमने आपको क्या बताया? रिप्रोडक्शन, लेकिन हमने क्या बताया कि ये हमारे बेसिक प्रोसेस में नहीं है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी है बट हमारे बेसिक एक्टिविटी में नहीं है। दूसरी एक्टिविटी क्या है? ग्रोथ। तो ग्रोथ को क्या, ग्रोथ किस रूप में? ग्रोथ एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत बड़े मायने हो सकते हैं। एनिमल्स साइज में बढ़ते हैं, प्लांट भी साइज में बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप एक बालू का ढेर है उस पर और बालू डाल दो, उनका भी ग्रोथ हो रहा है, तो क्या उनको हम ग्रोथ कहेंगे? या कई प्लांट छोटे रह जाते हैं, हम अगर इंसान की ही बात करें तो कई व्यक्ति बहुत छोटा रह जाता है। सो यस, ग्रोथ बहुत जरूरी प्रोसेस है। सारे लिविंग थिंग किसी न किसी रूप में अपने ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमारा कहना है कि कुछ ऐसे जैसे मूवमेंट अगर एनिमल की बात करें तो यस है, लेकिन प्लांट की बात करें तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ओनली। ये मूव नहीं कर सकते। कभी प्लांट को सामने बाजार जाते देखे कि जा रहे हैं, थोड़ा आलू प्याज ले आते हैं, आज आलू दम बनाएंगे? नहीं, मतलब कि मूवमेंट जो है वो हमारा जरूरी हिस्सा नहीं है। दे आर एक्टिविटीज, बट वो हम जरूरी नहीं है कि अगर मूवमेंट मतलब क्या, कि अगर व्यक्ति सो रहा है या एक कुत्ता सो रहा है रोड पर, कोई हलचल नहीं है, तो क्या कह देंगे? वो जिंदा नहीं है? नहीं, जिंदा है। और जिंदा है उसका कारण क्या है? कि दैट इज द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू जो क्या से बने हुए हैं? सेल से। और सेल के अंदर बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस होते हैं। सेलुलर प्रोसेस दैट इज क्या क्या हो सकता है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सो फॉर्मेशन हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है,
फॉर्मेशन क्या हो सकता है, दैट इज द प्रोटीन, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एनर्जी एटीपी बनती है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम ऑक्सीजन के हेल्प से तोड़ते हैं और वहां से ये एनर्जी बनती है। तो कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, तो फॉर्मेशन भी हो रहा है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है। किस चीज का हो रहा है, दैट इज द इसको हम कहते हैं या तो सेलुलर प्रोसेस कह सकते हो या आप मॉलिक्यूलर मूवमेंट, अगर एनसीईआरटी के शब्द में बोलोगे तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर एनसीईआरटी के प्रोसेस में हम कहेंगे तो दैट इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट। यानी कुत्ता सो रहा था, कोई हलचल नहीं थी, लेकिन जब आप पास गए तो देखे कि सांस चल रहा है, सांस चल रही है उसकी। वो भी अगर नहीं पता चल रहा है तो नाक के पास हाथ ले जा करके देखेंगे, ओ सांस चल रही है, सांस चल रही है, इसका मतलब जिंदा है, सांस चल रही है, डाइजेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। सो बहुत सारे डाइजेशन, आप रात में हम सो जाते हैं लेकिन हमारा डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। सो दीज आर द ये हमें दिखाई नहीं देता, बट दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर इन्वॉल्वमेंट जो है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है, कुछ एंजाइम्स बनते रहते हैं, कुछ एंजाइम्स टूटते रहते हैं, एनर्जी बनती रहती है। टिश्यू बहुत सारे वर्क परफॉर्म करते रहते हैं, सेल अपने सारे वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। सो यहाँ पर मूवमेंट दिखता नहीं है, लेकिन दीज आर द प्रोसेसेस, यानी कुछ ऐसे। और इसी के ये क्यों चलते हैं, टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेस, टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेस। इसको आप कह सकते हो कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर, रिपेयर एंड मेंटेन देयर लाइफ। हमारा घाव एक कट लग गई, घाव हो गया, लेकिन सुबह तक देखे तो बहुत हद तक ठीक था, और अगली सुबह तक जाते जाते वो बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब क्या हो रहा था, रिपेयरिंग हो रही थी। हमें पता हो या ना हो, रिपेयरिंग चल रहा था, और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे बॉडी में चल रहे थे। सो बच्चों, नाउ अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां तक आपने देखा कि जो लिविंग थिंग है, दे आर परफॉर्मिंग द नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू रिपेयर एंड मेंटेन देयर लाइफ। किस तरह, तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन सा प्रोसेस, तो दीज आर द बेसिक प्रोसेस: डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन दे आर द ऑब्लिक। सो बट देयर आर अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल है, सारे लिविंग थिंग्स में है, लेकिन देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। सो हम इसे एसेंशियल प्रोसेस में नहीं रख सकते। जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। नाउ द ग्रोथ कई रूप में होते हैं, जैसे एनिमल का साइज ग्रोथ, मूवमेंट, प्लांट जो मूव करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। नाउ कह रहा है कि सेल, टिश्यू, इनके अंदर बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस चलते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एनसीईआरटी बुक हम कह सकते हैं दैट देयर आर द मल्टीपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। कई तरह के एंजाइम्स बनते रहते हैं, कई तरह के एंजाइम्स का ब्रेकडाउन होता रहता है। सो लाइक प्रोटीन बनती है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के थ्रू तोड़ा जाता है। कौन तोड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, हर एक सेल में है। तो ये सारे बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे शरीर के अंदर एट रैंडम एवरी टाइम चलता रहता है। जब आप चल रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वो प्रोसेसेस हैं जो अगर बंद हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी थम जाएगी, रुक जाएगी। इसके बिना हम अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते। सो बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं उसी बेसिक प्रोसेस में से एक एसेंशियल प्रोसेस, जो कि अगर हमें जिंदा रहना है तो उसकी ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। हम थोड़ा सा और भी कुछ जानकारी के लिए भी देखते रहेंगे बीच बीच में, जहाँ पर भी हमें लगेगा कि कुछ आपको नॉलेज के लिए भी टॉपिक्स देने हैं, वहाँ हम उन टॉपिक्स को छोड़ेंगे नहीं,
उन टॉपिक्स को साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन। सो नाउ द डाइजेशन। नाउ द डाइजेशन। डाइजेशन जिसको आप डाइजेशन बहुत छोटा सा वर्ड हो गया। नाउ द न्यूट्रिशन। नाउ द न्यूट्रिशन, यस, ये हुआ आपका सही वर्ड, न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा हमें? थ्रू द इनटेक ऑफ फूड, थ्रू द इनटेक ऑफ, इस दोनों को एक साथ कर दीजिए, इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, क्यों चाहिए फूड? फॉर न्यूट्रिशन, फॉर न्यूट्रिशन। फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? क्या मिलेगा न्यूट्रिशन से? दैट इज द प्रोटीन। इसको यहां हम ना लिख करके हम थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं कि लाइक क्या क्या मिलेगा। तो एक मिलेगा आपको प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फैट, चौथा विटामिन, नेक्स्ट मिनरल्स। कोई छूट तो नहीं गया? प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सारे ही बहुत जरूरी हैं। अगर एक एक करके देखें, प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। जब आप, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, उनको वहाँ के जो डाइटिशियन होते हैं वो बोलते हैं कि अंडा खाओ, फलना खाओ, यानी प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन उनको बहुत ज़्यादा करने के लिए कहते हैं। उसका कारण क्या है कि अगर सेल फॉर्म करने हैं हमारे बॉडी में, अगर प्रोटीन की कमी है तो सेल फॉर्म नहीं करेगा। यानी आप बच्चों को, खास करके जो आप लोग का जो एज होता है अभी टिल द 10th 11th 12th, तो आपका बॉडी ग्रोथ हो रहा होता है। तो ऐसे समय में डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं कि आप प्रोटीन का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि हम लोग का ग्रोथ अब रुक चुका है। नाउ वी हैव टू मेंटेन ओनली, यानी जो हमारे सेल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, यानी रिपेयरिंग के लिए हमें सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत है। सो हमें प्रोटीन बहुत कम चाहिए, लेकिन इन द ग्रोइंग एज, यानी आप बच्चों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ होने, और ग्रोथ के लिए जो सबसे बड़ा रोल निभाएगा दैट इज द प्रोटीन। यानी सेल को फॉर्म करने में मोर देन 80%, 90% तक आपका प्रोटीन का रोल होगा। नाउ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज द क्या? इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। गर्मी वगैरह में हम बाहर से आते हैं, पसीना पसीना थका हुआ, हमें ग्लूकोज दिया जाता है कि इसको थोड़ा सा पियो, तुरंत आपको एनर्जी रिकवर करेगा। दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। नाउ आज आप डेली 4 रोटी खाते थे, आज 6 रोटी खा लिए। 2 रोटी का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो जाकर के जमा हो जाएगा इन डिहाइड्रेट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द फैट। कहाँ जमा होगा? स्किन के नीचे। ताकि कल आप कहीं बाहर चले गए और 10 बजे तक आपको खाना खाना था, आप घर नहीं लौट पाए, आप घर लौटे 2 बजे तक, तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हमारे पास कुछ खाना हमारे ही शरीर में सेव है, जिसको तोड़ करके एनर्जी बनाता रहेगा शरीर। नाउ विटामिन्स, हमने बहुत अच्छा खाना खाया, सब कुछ खाया, लेकिन सर्दी, बुखार, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोरोना, इससे कौन बचाएगा? विटामिन्स। विटामिन्स कौन बचाएगा? विटामिन्स। आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो, आप बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हो, लेकिन बीमारी से बचना भी तो जरूरी है ना। तो इसके लिए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन बनाएगा? विटामिन। नाउ हमारे शरीर में क्या सिर्फ सेल ही है? हड्डी भी तो है। हड्डी में क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस। कौन देगा? मिनरल्स। कौन देगा? मिनरल्स। हमारे ब्लड में आयरन है, कौन दे?
कहाँ से आएगा? मिनरल्स। मैग्नीशियम है, कहाँ से आएगा? क्या है वो? मिनरल्स। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। और इसी के लिए तो हम न्यूट्रिशन कर रहे हैं, इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी। सो हमारा न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टू गेट एनर्जी। इस फूड का खाना तो खाना है, इनटेक ऑफ फूड, एंड उस खाने को यूज करना है टू गेट द एनर्जी, टू गेट द एनर्जी। तब जाकर के हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। सो अब क्या होगा? सिंपल सी बात है। अब यहां पर हम चारों ही चीज देखते हैं कि जैसे न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड, फूड कहाँ, फूड से क्या आया? न्यूट्रिएंट्स। फूड से क्या आया? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए? ब्लड में। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ गए? ब्लड में। हमने खाना खाया, न्यूट्रिएंट्स आया यानी डाइजेशन हुआ। ये कहाँ चला गया? ब्लड में, यानी ट्रांसपोर्टेशन। फिर क्या हुआ? O2 भी आ गया। हमने सांस लिया और सांस लिया तो O2 भी आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 क्या बनाया? एनर्जी। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ बना एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अब ये एनर्जी बना, साथ ही साथ क्या हुआ? कुछ वेस्ट तैयार हुए। ये भी कहाँ आ गया? ब्लड में। सब एनर्जी भी आ गया ब्लड में, वेस्ट भी आ गया ब्लड में। एनर्जी कहाँ चला जाएगा? एनर्जी चला गया फिर से बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है ना ब्लड। यहां आपने क्या किया? रेस्पिरेशन। यहां आपने रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन लिया। अब क्या हुआ? बॉडी में चला गया। और वेस्ट फिर से कहाँ आ गया? ब्लड में। क्या क्या है वेस्ट? CO2 हो सकता है, यूरिक एसिड, यूरिया, कहाँ? नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको आप बोलते हो, यूरिक एसिड एंड यूरिया। ये कहाँ गया? एक्सक्रीट, बॉडी से बाहर कर दिया गया। तो आपने क्या देखा? डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, अगेन ट्रांसपोर्टेशन और वेस्ट एक्सक्रीशन। तो हम यही चार चीज अब देखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन कैसे हुआ। सो हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन, अब हमारा कहना है कि हमने शुरू में पढ़ा कि हमारा जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो दे आर परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो? हम काम करते हैं। काम करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एनर्जी। एनर्जी कहां से आता है? एनर्जी। सो द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन नाउ अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्लीट तौर पर न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है न्यूट्रिशन। तो क्या है ये? तो दैट इज द इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ
food and utilization for what? For getting energy. तो कह रहा है कि न्यूट्रिशन क्या है? तो सबसे पहले तो खाना खाना, इनटेक ऑफ फूड, और उस खाने को यूज करना टू गेट एनर्जी। दैट इज द कंप्लीट न्यूट्रिशन। बट ये हमारी जरूरत क्यों है? तो ये हमारी जरूरत है, ये हमारी क्या है? नीड है। फॉर व्हाट? ये हमारी नीड है। फॉर व्हाट? सो कह रहा है कि इट इज नीडेड टू मेंटेन ए state of order in our body. यानी एक बॉडी को नॉर्मल रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिशन की। और न्यूट्रिशन कैसे होगा? तो इनटेक ऑफ फूड, खाना खाना, और उस खाने से एनर्जी निकालना। उस एनर्जी से हम जैसे कैसे है कि आप अगर लाइट है आपके पास, यानी लाइट एनर्जी है, तो आप फैन भी चला रहे हो, बल्ब भी जला रहे हो, मोटर भी चला रहे हो, पानी वाला मोटर चला रहे हो, आटा चक्की वाला मोटर चला रहे हो, कई तरह के, यानी एक एनर्जी है तो आप कई तरीके से उसको क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। सो कह रहा है कि जो हमने एनर्जी पाया, तो ये एनर्जी, ये न्यूट्रिशन जो है, ये हमारी जरूरत है, यानी जिंदा रहने के लिए जरूरत है। टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है क्या? न्यूट्रिशन, ताकि खाना मिलता रहे और उससे एनर्जी बनता रहे और हमारा आपका काम चलता रहे। सो हम क्या देखें कि न्यूट्रिशन इज, हम ये देख चुके हैं कि न्यूट्रिशन में हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही चीजों का इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी जस्ट हमने देखा था प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और यहाँ हमने क्या देखा? कैल्शियम, आयरन, देन फास्फोरस, देन मैग्नीशियम, ईटीसी, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, और बहुत सारे ऑर्गेनिक एंजाइम्स की ज़रूरत है। किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए? तो हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अगर इनकी कमी होती है तो हम अपने स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द बॉडी उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अपने बॉडी के जो नॉर्मल अवस्था है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही कंपोनेंट का सहारा लेना होगा। नाउ अब कह रहा है कि न्यूट्रिशन कितने तरह के हैं। तो न्यूट्रिशन कितने तरह के हैं? तो न्यूट्रिशन आपका, ये हम पहले भी देख चुके थे, तुरंत हमने देखा है कि प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, इनका क्या यूजेज है हमारे बॉडी में। सो अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन कितने तरह के हैं। न्यूट्रिशन कितने तरह के हैं? तो न्यूट्रिशन हमारे दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक अब कह रहा है कि ऑटोट्रॉफिक क्या है? तो जो अपना खाना खुद पका सकते हैं, यानी सेल्फ मोड, जो अपना खाना खुद बना लेंगे। इनको दुकान से आलू, प्याज, टमाटर, तेल, मसाला, नमक, हल्दी, चूना लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अपना खाना
खुद बनाएंगे। इसको हम आगे देखते हैं डिटेल में। और ये क्या है, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी ये जो खाना बना रहे हैं इन्हीं को, इनका बनाया हुआ खाना या फिर उन्हीं को खा करके ये जिंदा रहते हैं। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं या तो इनका बनाया हुआ खाना खाएंगे और या फिर उन्हीं को खा जाएंगे। दैट इज सैप्रोफाइटिक, दैट इज सैप्रोफाइटिक। देन parasitic, and holozoic, तो सैप्रोफाइटिक यानी जो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट, डेड एनिमल्स के ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस। पैरासाइटिक जो हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर जीते हैं, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर भी रहते हैं। जू वगैरह, हमारे जू, लीच, ये सब हमारे बॉडी के ऊपर रहते हैं। और होलोजोइक यानी जो अमीबा या ह्यूमंस, जो अमीबा या ह्यूमन की तरह लाइफ जीते हैं, यानी डाइजेशन करते हैं, खाना खाते हैं, उनको एक सर्टेन प्रोसेस के तहत डाइजेस्ट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड होलोजोइक। लाइक इसमें हम ये हमें आप बहुत डिटेल में पढ़ना है, अमीबा एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफिक। अब हम देखने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे करेंगे? दैट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और ये आई थिंक आप क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो सबसे पहले क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। देन प्लांट में क्या होते हैं? स्टोमाटा, वो क्या करेंगे? उनके पास पहले से ही वाटर एंड मिनरल्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स लेकर के वो बैठे हुए हैं। किस लिए? तो CO2 के साथ मिलकर के ग्लूकोज बनाने के लिए। सो कह रहा है कि द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस देयर आर फोर मेजर कंपोनेंट्स, यानी बहुत जरूरी है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, हम धूप में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, और प्लांट धूप में नहीं रहेंगे और वो धूप को एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है, उनको भोजन बनानी है। अगर धूप नहीं होगी तो उनका भोजन नहीं बन पाएगा। सो प्लांट के पास इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और इसको याद रखने के लिए आप सिंपल, हम आपको बहुत सी शॉर्ट एक स्टोरी सुनाते हैं। सपोज कीजिए कि आपको आलू का भुजिया बनाना है। तो आलू का भुजिया बनाना है तो हमने क्या किया? आलू लिया, तेल, मिर्च, नमक, हल्दी, ये सारा हमारे किचन में मौजूद था, हमने रेडी कर लिया। लेकिन ये तो आपके हो गए, ये जो आलू, नमक, मिर्च, तेल, ये सारा हो गया आपका वाटर एंड CO2 जो मटेरियल, क्योंकि भुजिया तो इसी मटेरियल का बनेगा ना। तो मटेरियल में क्या क्या हो गए? वाटर एंड मिनरल्स एंड CO2। अब उन सारी चीजों को कहाँ डालोगे? तो कढ़ाई में। कौन है कढ़ाई? क्लोरोफिल। कढ़ाई को गर्म कौन करेगा? गैस चूल्हा, दैट इज द सनलाइट। तो सनलाइट से क्लोरोफिल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर और CO2 को मिला करके दे विल फॉर्म द ग्लूकोज।
सो यानी कि शुगर मटेरियल, और वो किसके लिए बनाएगा? फॉर प्लांट। और प्लांट जो भोजन बनाएगा उसी को खाकर तो हम भी जिंदा रहेंगे। कोई कहता है कि जैसे हम तो सिर्फ मुर्गा ही खाते हैं, हम कुछ और खाते ही नहीं। तो अरे तो मुर्गा कैसे जिंदा रहेगा? मुर्गा को जिंदा रहने के लिए भी तो अनाज चाहिए। मुर्गा को जिंदा रहने के लिए तो अनाज चाहिए ना। सो हमारा जो फोटोसिंथेसिस, ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। यानी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे प्रिपेयर द ग्लूकोज मटेरियल, और वो ग्लूकोज का जो रॉ मटेरियल है दैट विल बी द वाटर एंड द CO2, दैट विल बी वाटर एंड द CO2. सो व्हाट इज द रिएक्शन? दैट इज द 6CO2 हम आपको बैलेंस्ड रिएक्शन ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या बनाएगा? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। सो क्या क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर? और यहाँ पर देर आर सम प्रोसेसेस, यानी ये आपके क्या थे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये क्या थे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इनऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या हुआ कि ना तो ये CO2 और ये वाटर, ये किसी प्लांट या एनिमल के अंदर फॉर्म नहीं किए हैं। अगर ये किसी प्लांट या एनिमल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते तो इसको हम क्या बोलते? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इनके थ्रू अब जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, सो ये क्या हो गया आपका? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दैट इज द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सो अब क्या है कि अब इस चीज़ के मैकेनिज्म को समझिए। सबसे पहले ये लाइट और क्लोरोफिल, ये जो लाइट थी, ये लाइट प्लस क्लोरोफिल, लाइट और क्लोरोफिल मिल करके क्या किया? H2O जो था आपका, उसके H2 को अलग कर दिया। किससे? O2 से। O2 आपका कहाँ चला गया? एनवायरमेंट। O2 आपका एनवायरमेंट में चला गया। O2 आपका एनवायरमेंट में चला गया। अब क्या हुआ कि इन्होंने कुछ एनर्जी भी इन्वेस्ट किया, दैट इज H2 एंड देयर इज सम ATP, और उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया? और क्या आ गया? एनवायरमेंट से ही आ गया आपका CO2, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब कह रहा है कि चूंकि लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इन्होंने सबसे पहले जो हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर गार्ड सेल थे, गार्ड सेल के अंदर अस्टोमाटा था। उस अस्टोमाटा क्या हुआ? धूप आई तो गार्ड सेल के ऊपर पड़ा। गार्ड सेल कुछ इस तरह से था, गार्ड सेल हमारा कुछ इस तरह से था। और जब धूप पड़ी तो जस्ट लाइक कुकर, आप जो किचन में कुकर यूज करते हो उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और गैस चूल्हा पर चढ़ा दो, क्या होता है? वो सीटी को ऊपर कर देता है। उसका जो उससे जो वेपर निकलता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो सीटी को ऊपर कर देता है। कभी सीटी को हाथ में लेकर के देखना, वो 250 ग्राम से कम नहीं होता, लेकिन उसको क्या करता है? ऊपर कर देता है। तो ठीक उसी तरह से जब सनलाइट आई तो गार्ड सेल के अंदर क्या था? पानी भरा हुआ था स्टोमाटा के अंदर। गार्ड सेल ओपन हो गए और स्टोमाटा ने क्या किया? अपना काम शुरू कर दिया। यानी कि दो चीजें, ये जो ट्रांसपिरेशन, प्लांट जो वाटर लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ऑक्सीजन कहाँ बन रहा था? यहाँ जो वाटर को तोड़ रहा था,
कौन तोड़ रहा था? ये लाइट प्लस क्लोरोफिल, ये वाटर को H2 और O2 में तोड़ रहे थे। हाइड्रोजन को इन्होंने यूज़ कर लिया और एटमॉस्फेयर से CO2 ले लिया और मिला करके क्या बनाया? ग्लूकोज। कुछ ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया गया और यहाँ पर आपका H2O इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। यानी आप सुनते हो ना कि जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती दिन के समय में, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ये कुछ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं? इवोपोरेट करते रहते हैं। ठीक उसी रूप में कि जैसे आप अगर कड़ी धूप में कहीं जा रहे हैं तो क्या होता है? बहुत गर्मी लगी और गर्मी लगने के साथ ही क्या होता है? बॉडी स्वेट छोड़ना शुरू कर देता है, पसीना छोड़ना शुरू कर देता है और जिससे हमारी बॉडी क्या होती है? थोड़ी ठंडी हो जाती है। और तो ठीक उसी तरह से प्लांट के ऊपर आप स्वेट तो देखते नहीं हो, तो क्या होता है कि वो जो पानी छोड़ता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ा करके और टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है, यानी नॉर्मल कर देता है टेम्परेचर को। सो नाउ हम क्या देख रहे थे? थोड़ा सा हम 2 घूंट पानी पी लेते हैं। अब गला ताज़ा हो गया, तो नाउ अब हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है फोटोसिंथेसिस को लेकर, ये देखेंगे। हमने क्या देखा कि ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड CO2। क्या केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है? दैट इज द CO2 प्लस H2O। यहाँ पर बैलेंस्ड रिएक्शन लिखा हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो यहाँ पर CO2 और H2O जो है सो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, यानी कंपोनेंट्स भी कर सकते हो। यहाँ पर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है आपका ग्लूकोज। अब इनका मैकेनिज्म क्या होता है? तो लाइट और क्लोरोफिल मिल करके वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। उसके बाद प्लांट्स कुछ एनर्जी भी वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और स्टोमाटा क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? फ्रॉम द एटमोस्फेयर, दैट इज द CO2 फ्रॉम एटमोस्फेयर। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ATP और CO2 ये तीनों मिल करके कुछ ग्लूकोज बनाएंगे, कुछ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा और कुछ वाटर भी इनका लॉस होगा, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ ना कुछ हमारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा? लॉस होगा। और उस वाटर लॉस, प्लांट के द्वारा जो वाटर लॉस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। सो अब हम एनसीईआरटी में देखेंगे। एनसीईआरटी इसको 3 कैटेगरी में बांट करके समझाया है। एनसीईआरटी इसको 3 कैटेगरी, वहाँ पर आप देखिएगा टेबल बना करके एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। सो ये उसके चलते ये आपके लिए और इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो कह दिया सो आप एक ब्रह्मा की लकीर मान करके उसको आप पढ़ लो। एनसीईआरटी से कोई छेड़छाड़ नहीं। सो नाउ इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। सो दिस इज द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा? सबसे फर्स्ट कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा किसके थ्रू? क्लोरोफिल के थ्रू। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस। लाइट को एब्जॉर्ब किया, किसने किया? क्लोरोफिल ने किया। सेकंड है कि कन्वर्सन ऑफ लाइट इन द केमिकल एनर्जी। लाइट जो है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर रहा है। किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। क्या करेगा ये आपको केमिकल एनर्जी, और ये क्या करेगा? तो ये स्प्लिट कर देगा। ये स्प्लिट करेगा किसको? वाटर को।
in the form of hydrogen molecule, energy and ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जो आपका एनसीईआरटी कर रहा है उसको समझिए। कह रहा है कि पहला प्रोसेस इवेंट्स क्या क्या होंगे फोटोसिंथेसिस में। तो पहले लाइट एब्जॉर्ब करेगा कौन? क्लोरोफिल। और जब लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा क्लोरोफिल तो क्या करेगा? एक केमिकल एनर्जी आएगी। केमिकल एनर्जी क्या करेगा? वो वाटर को तोड़ देगा। क्लोरोफिल की मदद से जो सनलाइट है हमारा वो क्या करेगा? वाटर को तोड़ देगा, H2O2, और वहाँ पर कुछ एनर्जी भी बनेंगे। अब कह रहा है कि अब क्या होगा? तो कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ CO2। तो कह रहा है कि रिडक्शन होगा किसका? CO2 का। तो आप अगर क्लास 10th का चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या था? ऑक्सीजन का जोड़ना। तो रिडक्शन क्या होगा? ऑक्सीजन का टूटना। सो यहाँ पर CO2 से जो ऑक्सीजन है वो टूट जाएगा। क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। दैट इज द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6। सो H2 प्लस CO2 प्लस ATP, ये कुछ एनर्जी भी वेस्ट करेगा किसको? इसको बनाने में। सो कैसे बनेगा? H2 प्लस CO2, H2 यहाँ अलग हुआ था तो H2 प्लस CO2, और प्लांट कुछ एनर्जी वेस्ट करेंगे, दे विल फॉर्म द ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। सो चूंकि कार्बन से ऑक्सीजन अलग हो रहा है सो इसको हम कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। नाउ अब कह रहा है कि ये प्रक्रिया होगी कहाँ? तो ये प्रक्रिया होगी आपका, तो सबसे पहले आप इसको अस्टोमाटा में। कहाँ होगी? अस्टोमाटा में। ये स्टोमाटा है क्या? दैट इज द टीनी पोर्स इन द लीव्स। या आप प्लांट का जो भी ग्रीन हिस्सा देखते हो वहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और वहीं आपका स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। सो ये स्टोमाटा क्या है? तो ये स्टोमाटा कहाँ है? स्वाभाविक है कि क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन है? गार्ड सेल के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट है और वहाँ रूट से क्या आ रहा है? रूट से आ रहा है वाटर एंड मिनरल्स। ओके, लाइट कट गई है और आई थिंक विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर विजिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो मे आई कंटिन्यू। सो हमारी कोशिश है कि मे आई कंटिन्यू। सो गार्ड सेल अब कह रहा है कि यहाँ पर ओपन और श्रिंक, यही जो है ये गार्ड सेल ही हैं जो स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग। सो ओपन एंड SHRINK, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो टीनी पोर्स इन लीव्स क्या करेंगे? तो ये ट्रांसपिरेशन करेंगे, ये ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी यही करते हैं। सो अब यहाँ समझिए, रूट से क्या आया? वाटर आया, वाटर एंड मिनरल्स, वो गार्ड सेल के अंदर भरा हुआ है। जब सनलाइट आई तो ये वाटर क्या हो गया? हीट हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, किसके हेल्प से? क्लोरोफिल के हेल्प से। तो गार्ड सेल क्या हो गया? ओपन हो गया।
जब सनलाइट आई तो गार्ड सेल हीट होकर के ओपन हो गया, स्टोमाटा क्या कर दिए, क्या था, तो टीनी पोर्स इन द लीव्स। अब ये क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन स्टार्ट कर देगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, और फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, और वहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज। वहाँ क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो कह रहा है कि देर आर, इनको कुछ हम बार बार वाटर एंड मिनरल्स क्यों लिख रहे हैं, तो देर इज सम रॉ मटेरियल विच इज ऑल्सो यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सिर्फ वाटर और CO2 से काम नहीं चलेगा, हम हर एक जगह मेंशन कर रहे हैं क्या, वाटर एंड मिनरल्स। हर एक जगह आप देखोगे कि हम क्या मेंशन कर रहे हैं, वाटर एंड मिनरल्स। हम मिटा चुके हैं, आप पीछे देखो, वहाँ हर एक जगह वाटर एंड मिनरल्स लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल के तौर पर अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, तो ऑब्वियसली वाटर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, आयरन एंड फास्फोरस। याद रखेंगे, वाटर, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, दैट इज द वाटर H2O, देन आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, और क्या था, नाइट्रोजन। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन हमारे किसी भी प्लांट या एनिमल ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल मटेरियल में काउंट किया जाता है। सो द प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल टू फॉर्म प्रोटीन। नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन बन ही नहीं सकता, कौन बनाएगा। अब कह रहा है कि ये नाइट्रोजन कैसे आएगा, तो नाइट्रोजन आने के लिए आपको पता होगा कि कई सारे नाइट्रोजन जो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, ये सारा कुछ वाटर एंड मिनरल्स यानी पानी के साथ आ रहा है। यानी ये सारी ही चीज़ें किसके साथ आ रही है, पानी के साथ। नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। कौन फॉर्म करेगा, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। अब आप याद करो, आप 7, 8, 9 में पढ़ चुके हो, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि प्लांट के रूट्स में नोडल्स के फॉर्म में पाया जाता है, गांठ के रूप में, स्पेशली इन द पल्सेज प्लांट। जितने भी हमारे पल्सेज प्लांट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट इज द राइजोबियम। ये कंटेन करते हैं कौन, पल्सेज प्लांट। सो आज आप इसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक ही ख़त्म कर दीजिए। लाइट भी कट गई है, और इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शेखर साइंस ट्यूटोरियल, मैं सुधांशु शेखर, आपका इस ट्यूटोरियल में हमेशा स्वागत है। आपका हर एक तरह का सलाह आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम अगर फिर भी कुछ छूट गई हो, हम एक नया वीडियो लेकर आपको उसको क्लियर भी करेंगे, और बिल्कुल कोई भी टॉपिक छोड़ने की बात नहीं होगी। थैंक यू।